गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चंडीगढ़ JBT PRT एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारा 15 नंबर में आने वाला है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको हम कंप्लीट करेंगे सीरीज़ बाय सीरीज़। सो आज हम इसका पहला लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग और एप्टीट्यूड, हिंदी में जिसको शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। तो टीचिंग क्या होती है? जब भी कोई पर्सन है अपनी क्लास में बच्चों को कुछ भी सिखाता है, कुछ भी पढ़ाता है, तो उसको हम टीचिंग बोलते हैं। और एप्टीट्यूड किस तरीके से वह पढ़ा रहा है, कितने इफ़ेक्टिव वे से वो किसी भी चीज़ है उसको समझा रहा है, उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। उसकी पढ़ाने की योग्यता, उसकी अभिक्षमता, इसको हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है? सबसे पहले देखिए, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाने की कला व विज्ञान, उसी को हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आर्ट और साइंस, अब ये दो वर्ड ही हमने क्यों लिए हैं? देखिए, आर्ट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि किसी भी व्यक्ति है उसके पढ़ाने का तरीका अलग है। जितने भी टीचर्स आप देखेंगे सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, डिफरेंट उनके टीचिंग मेथड्स होते हैं। कोई रियलिस्टिक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है, किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो ये क्या है? ये एक कला है, हर व्यक्ति के पढ़ाने की अलग अलग कला, इसीलिए हम इसको आर्ट बोलते हैं। सेकेंडली, हम इसको साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंस क्या है? साइंस के अंदर हम क्या एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप कोई भी अगर हम प्रोसेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड है। तो साइंस क्यों बोला जाएगा? सपोज कीजिए, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी स्कूल में जाते हैं और उसके अंदर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, उसको आपको पढ़ाना होता है। तो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में बच्चा शुरू करता है तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? उसको पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे कि आप फ्री हैंड राइटिंग, कि आप किसी तरह से भी कैसे भी उसको लिखें। सबसे पहले बच्चे को फ्री हैंड राइटिंग सिखाई जाती है। इसके बाद उसको तिरछी लाइनें लिखनी सिखाई जाती हैं। इसके बाद उसको स्टैंडिंग लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, तो इस तरह से उसको सारी चीज़ें हैं सिखाई जाती हैं। तो क्या है कि सबसे पहले तो हम उसको फ्री हैंड राइटिंग सिखाएंगे, फिर उसको तिरछी लाइनें सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन्स आएंगी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये सारी लाइनें सिखाएंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उसकी रियल जो प्रोसेस होती है वो, कि आपको किस तरह से काउंटिंग लिखनी है, किस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? टीचिंग के अंदर एक प्रोसेस है उसका यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको साइंस बोलते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जब भी कोई टीचिंग होती है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर लर्निंग होगी ही होगी। लर्निंग जिसको कि हिंदी में हम अधिगम बोलते हैं। अगर कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो कोई बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। लर्निंग क्या है? सीखना, अधिगम। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें लेकर चलते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एक एंट्री बिहेवियर। अब एंट्री बिहेवियर कौन सा होता है? कि जब बच्चा घर से स्कूल आता है और उस टाइम तक उसका नॉलेज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कितना है। सपोज कीजिए, कोई छोटा बच्चा आता है आपकी क्लास में, उसको 1 से 10 तक काउंटिंग आती है। ये हो गया उसका एंट्री बिहेवियर। मींस क्लास है, जो आपका लेक्चर है, उसको अटेंड करने से पहले बच्चे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितनी नॉलेज है वो होता है किसी भी बच्चे का एंट्री बिहेवियर। इसके बाद आपने सपोज कीजिए टारगेट बना रखा है कि आप आज बच्चे को 1 to 20 तक की काउंटिंग उनको सिखाएंगे। और जब आपका लेक्चर ओवर होता है तब आप उसको 1 से 20 तक की काउंटिंग है उसको सिखा देते हैं कंप्लीट। बच्चा इसके अंदर एबल हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग क्या है? लर्निंग होता है हमारा टर्मिनल बिहेवियर माइनस एंट्री बिहेवियर। कि जो टर्मिनल बिहेवियर है उसमें से हम जो एंट्री बिहेवियर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी जो लर्निंग है वो निकल के आएगी। तो यहाँ पर बच्चे को 1 से 10 तक काउंटिंग आती है, यहाँ पर बच्चे को 1 से 20 तक आती है, ठीक है। लेकिन बीच में लर्निंग क्या हुई? अगर हमें लर्निंग निकालनी है तो लर्निंग क्या है कि 1 से 10 तक तो बच्चे को पहले ही आती है। तो आपने उसको कितना सिखाया? आपने उसको सिखाया है 11 से 20 तक। ये है बच्चे की लर्निंग। और जो लर्निंग है वो हमारी टोटली टीचिंग के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसीलिए जो टीचिंग और लर्निंग है दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। जहाँ पर टीचिंग होगी वहाँ पर लर्निंग होगी ही होगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब टीचिंग है, टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं? टीचिंग के मेनली 3 फेजेस होते हैं आपके, जिसके अंदर आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे। क्या क्या आप पहले प्लानिंग करते हैं? क्या आप ड्यूरिंग दी क्लास करते हैं? क्या आप आफ्टर दी क्लास करते हैं? तो सबसे पहला आता है आपका प्री एक्टिव फेज, जिसको आप पूर्व सक्रिय चरण कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी टीचर क्लास में एंट्री करता है उससे पहले
लेक्चर की क्या प्रिपरेशन करता है, वो सारा का सारा आपका प्री एक्टिव फेज़ में आता है। जैसे आप जब भी क्लास में जाएंगे, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं या बहुत सारे आप में से प्राइवेट टीचर होंगे भी, तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी होती है कि कल आपको क्लास में कौन सा टॉपिक कराना है, उसकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। जाते ही आप डायरेक्ट आपका जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे, या आप बच्चों से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, या फिर आप किस तरह से मतलब अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं बिफोर एंटरिंग इन टू दी क्लास। मीन्स क्लास में जाने से पहले आप जो तैयारी करते हैं उसको हम प्री एक्टिव फेज़ बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट, या इसी को आप इंटरएक्टिव फेज़ भी बोलते हैं। इंटरएक्टिव या इंटरमीडिएट फेज़ में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग दी क्लास के अंदर, अब क्लास के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, या बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, या आप बच्चों को डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, आज आप बच्चों को पढ़ाने का तरीका है उसको किस तरह से, आपकी क्लास की शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी की सारी आएंगी आपकी इंटरेक्टिव फेज़ में। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज़। अब पोस्ट एक्टिव फेज़ में आप क्या करेंगे, इवेल्युएशन। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया है और आपको आउटपुट जानना है आपकी टीचिंग का, अब टीचिंग की आउटपुट जाननी है, मतलब आपको देखना है कि बच्चों ने लर्निंग कितनी की, बच्चों ने कितना सीखा। अब लर्निंग जाननी है, मतलब आपको उनको इवेलुएट करना पड़ेगा, उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमारा इवेलुएशन का एंड असेसमेंट है, इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि हमारे कितने टाइप से इवेलुएशन होता है। जैसे हमारे फॉर्मेटिव होता है, हमारा डायग्नोस्टिक होता है, समेटिव इवेलुएशन होता है, मतलब बहुत सारे टाइप के हमारे इवेलुएशन है वो होते हैं। तो जो आपकी पोस्ट एक्टिव फेज है उसके अंदर आप इवेलुएशन वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जब आप ये तीनों की तीनों फेजेस कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो एक टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर। तो सबसे पहला क्या है, लर्निंग फैसिलिटेटर। अब लर्निंग फैसिलिटेटर क्या है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी सुविधा के अनुसार उनको कंटेंट प्रोवाइड कराना, बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी लर्निंग प्रॉब्लम है, उनको दूर करना, मतलब जितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है एक बच्चे को सिखाने की, उन सारे के सारी चीज़ों को अपनाना, इसे हम बोलते हैं लर्निंग फैसिलिटेटर। कि एक बच्चा है उसकी लर्निंग प्रोसेस को कितनी सुविधाजनक बनाया जा सके। सेकंड रोल क्या रहेगा, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है कि कहाँ पर आपको बच्चे को सिखाने की जो प्रोसेस है, कहाँ पर उसको स्पीड अप करके जाना है, कहाँ पर आप उसको जल्दी कोई टॉपिक है वो कवर करा के चलेंगे। कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगेगा तो आप उसको स्लो कराएंगे, धीरे धीरे उसकी जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देंगे। तो कहाँ पर आप किस पेस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, किस स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अगर बेस है आप बच्चों को बिल्कुल अच्छे से कराएंगे ताकि उनको समझ में आए अच्छे से। अगर कोई वैसा टॉपिक है तो आप उसको क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा सा जल्दी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रोल रहेगा, जैसे लर्निंग फैसिलिटेटर का रहेगा, कैटलिस्ट का रहेगा। इसके बाद थर्ड है लाइफ लॉन्ग लर्नर। अब कोई भी टीचर है वो अगर ये बोलता है कि मैं इतना सीख चुका हूँ कि मुझे अब सिर्फ पढ़ाना है और मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो यकीन मानिए वो एक अच्छा टीचर नहीं है। क्योंकि एक टीचर है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। इवन एक टीचर डेली अपनी क्लास में अपने बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, देखिए आपकी क्लास है, सपोज कीजिए उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, या हम मान के चलते हैं कम से कम उसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। तो हर एक स्टूडेंट की जो सीखने की क्षमता है, सीखने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। हर एक स्टूडेंट है अलग मेथड से सीखता है, या हम बोल सकते हैं कि हर एक बच्चे की सीखने की जो योग्यता है वो अलग अलग है। आपको उन 20 स्टूडेंट्स में ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बहुत ही जल्दी सीखते हैं, जिनको हम गिफ्टेड चाइल्ड भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो समझाने से जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा होता है, तो वो ईजिली सीख जाते हैं। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनको सीखने में कोई भी टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंड करने में उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी को हम व्यक्ति की भिन्नता भी बोलते हैं। तो जो टीचर है वो इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपकी क्लास में जितने भी विभिन्नता वाले बच्चे हैं सबको आप एक साथ लेकर चलें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंटेंट एक्सपर्ट। सिंपल सी बात है, एक टीचर है उसको कंटेंट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए।
अगर कंटेंट नॉलेज नहीं है तो वो एक टीचर अच्छा टीचर बनेगा कैसे। इसके बाद है एक गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा संचारक। अब कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन में है कि कोई टीचर है उसकी जो बोलने की टोन है, तो मतलब उसको इस टोन तक बोलना चाहिए कि अगर आपकी क्लास का लेवल 50 स्टूडेंट्स का है तो जो सबसे लास्ट स्टूडेंट बैठा हुआ है वहाँ तक भी आपकी आवाज़ है वो पहुँचनी चाहिए। तो आपकी कम्युनिकेशन है। सेकेंडली, अगर बच्चा है कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, कोई भी इशू अगर उसको होता है तो अगर आपसे पूछता है तो आप उसको अच्छे से रिप्लाई करें। मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का क्या होता है, जहाँ पर ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का, आइडियाज़ का, जहाँ पर एक पर्सन का मैसेज दूसरा समझ सके और दूसरे पर्सन का मैसेज है वो फर्स्ट अच्छी तरह से समझ सके। मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होनी चाहिए। हम कह सकते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एम्पैथी। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सिंपैथी, एक है एम्पैथी। सिंपैथी तो क्या होती है, सहानुभूति, कि हमें किसी से सहानुभूति है, लेकिन एम्पैथी क्या है, समानुभूति। मतलब हर एक स्टूडेंट है उसको हम इक्वली लेके चले। तो एक टीचर है उसको एम्पैथिक होना चाहिए, ना कि सिंपैथी। इसके बाद है पेडागोजिकल एक्सपर्ट। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो है आपकी कंटेंट एक्सपर्ट, दूसरा है आपका पेडागोजिकल एक्सपर्ट। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। कंटेंट एक्सपर्ट तो क्या होता है कि जहाँ पर आपको जो कंटेंट है उसकी कंप्लीट नॉलेज है। जैसे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस आपको अच्छी तरीके से आता है। अगर आपसे उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आप ईजिली आंसर कर सकते हैं, मतलब आप कंटेंट एक्सपर्ट हैं। दूसरा है पेडागोजिकल एक्सपर्ट। पेडागोजिकल एक्सपर्ट होता है कि उस कंटेंट को आप दूसरे जो स्टूडेंट्स है या दूसरे पर्सन है उसको कितनी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपकी आर्ट क्या है, आपकी टीचिंग की पढ़ाने का तरीका कैसा है आपका, वो होता है आपका पेडागोजिकल एक्सपर्ट, कि जिसमें आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह के आप टीचिंग मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ह्यूमन, कि एक जो टीचर है उसको ह्यूमन होना चाहिए, मतलब दयालु होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बच्चा है उसकी हेल्प करना चाहिए। इसके बाद जो हमारी टीचिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन प्यूपिल, कि जो बच्चा है यहाँ पर बच्चे की जो बिहेवियर होता है उसके अंदर चेंज करने की बात की गई है। क्योंकि जो लर्निंग है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, कि किसी भी जो छात्र है उसके व्यवहार में परिवर्तन है तो उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है कि एक टीचर है, एक उसका पढ़ाने का जो तरीका है, जो टीचिंग है, उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हैं, उनको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कि बच्चों को नया ज्ञान है उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, उनकी ज्ञान वृद्धि किस तरह से की जाए, वो चीज़ें आपकी आएंगी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इसके बाद है टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल, कि बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं। अगर आप उनको डिफरेंट, सपोज कीजिए अगर आप चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ा रहे हैं, चॉक एंड टॉक मेथड मतलब जहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड है उसका यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। इसके अलावा जैसे आजकल जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं कि वहाँ पर आप वाइट बोर्ड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप वाइट बोर्ड है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से भी बच्चा सीख रहा है। तो जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाए, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टीचिंग का। इसके बाद और क्या हो सकता है, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, कि जो बच्चे का व्यवहार और आचरण है उसको किस तरह से शेप किया जाए, मतलब बच्चे को डिसिप्लिन कितने अच्छे तरीके से कैसे सिखाया जाए। और सिर्फ उनके बिहेवियर में चेंज लाने की बात नहीं है, मेन चीज़ है कंडक्ट, आचरण, कि जो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं उनको वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज़ करें। ये रहेंगे हमारे टीचिंग हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके अंदर एक टीचर है, टीचर का क्या रोल होता है, हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, और हमारी जो टीचिंग है उसके लेवल्स क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका छोटा सा कंसेप्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग करेंगे, जो कि हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सो हम ये कंप्लीट सीरीज़ लेके चलने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।